Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will discuss a new chapter from 8th class history book and the name of the chapter is Civilizing the Native, Educating the Nation. So children, in our previous chapters we studied that how British made the territorial expansion एंड हमने ये भी स्टडी किया कि कैसे ब्रिटिश रूल का इंडिया के जो रूलर्स थे या जो नवाब्स थे या यहाँ की जो पीजेंट्री कम्युनिटी थी फार्मर्स और जो बिजनेसमैन थे ट्रेडर्स थे या जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर ब्रिटिश रूल का क्या इफेक्ट रहा. So now in this chapter we will study that what was the effect of the British on our educational system. हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसके ऊपर ब्रिटिश रूल का क्या इफेक्ट पड़ा. So let's continue our chapter now. So children, when British came to India, they came with the mission. Means उन्होंने यहाँ आना उनका उसको कंसिडर किया कि ये एक मिशन है. कौन सा मिशन है? दे कंसिडर्ड इट एज अ सिविलाइजिंग मिशन. अब ये क्या होता है, देखो जो ब्रिटिश थे ना वो अपने कल्चर को सुपीरियर मानते थे और उन्होंने यहाँ पर आके ये दिखाया डेट क्योंकि उनका कल्चर सुपीरियर है, वो ज़्यादा सिविलाइज हैं, तो वो इंडिया के लोगों को सिविलाइज बनाएंगे. सो दिस वॉज देयर सिविलाइजिंग मिशन. सो दैट इज़ द नेम considered in the chapter civilizing the native. and क्योंकि वो अपने कल्चर को सुपीरियर मान रहे थे सो दे वांटेड कि इंडिया में जो टेरिटरीज हैं उनके ऊपर उनका डोमिनेशन तो हो, साथ साथ यहाँ पे कल्चरल डोमिनेशन भी उन्हें चाहिए था. सो हाउ दिस ऑल थिंग्स वर डन, ये सब कुछ उन्होंने कैसे किया. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी that how British saw the education system of India. यहाँ का जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, मीन्स ब्रिटिश के आने से पहले भी तो यहाँ बच्चे एजुकेशन लेते थे, तो वो जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था और ब्रिटिश उसको किस ढंग से देखते थे. सो व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, उनके वहाँ का जो एजुकेशन था डेट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आवर्स. हमारे यहाँ के सिस्टम से बिल्कुल अलग था. सो उनका जो रिएक्शन था वो कैसा था, तो उनमें से कुछ तो ब्रिटिश ऐसे थे जो इस चेंज को पॉजिटिवली देख रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो नेगेटिवली देख रहे थे. सो क्योंकि उस समय उनके पास पावर थी ना, सो इन दैट टाइम पीरियड मीन्स वो इंडिया में रह रहे थे, तो उस अपनी पावर का यूज़ करके वो कुछ एवोल्यूशंस तो यहाँ पे करने ही वाले थे. तो उनमें से जो कुछ लोग ऐसे थे जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को पॉजिटिवली देख रहे थे, उनको हम नाम देते हैं ओरिएंटलिस्ट का. ओरिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? ओरिएंट मीन्स ओल्ड के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. तो ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए उस समय ये वर्ड स्पेशली यूज़ किया जाता था कि ओरिएंटल जो कंट्रीज़ हैं, मीन्स जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, एशिया के जो कंट्रीज़ हैं. अब क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप को मॉडर्न मान रहे थे ना, तो मॉडर्न का जो अपोजिट होता है दैट इज़ द ओरिएंट. तो ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो उस ट्रेडिशनल थॉट में विश्वास रखते थे. पुरानी सोच मीन्स कि वो लोग जो ईस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे. कौन थे वो? थे वो भी ब्रिटिश ही, मीन्स इंडियंस नहीं थे, बट वो वाले ब्रिटिश जो ईस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे. तो जो भी ब्रिटिश ऐसे थे जिन्होंने इंडिया के पुराने एजुकेशनल सिस्टम को सपोर्ट किया, उनको हम ओरिएंटलिस्ट का नाम देते हैं. सो ये चाहते थे कि इंडियन जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, या लोकल कस्टम्स हैं या जो लॉ है, अगर ब्रिटिश लोग भी उसको सीख लेते हैं तो इससे उन्हें इंडिया में अपने रूल को इस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलेंगी. अब ऐसे थे कौन कौन से लोग?
अब इनमें से कुछ फेमस थे, इन्हीं में से एक थे विलियम जॉन्स। अब ये जो विलियम जॉन्स थे, ये 1783 में इंडिया में जो ब्रिटिश ने सुप्रीम कोर्ट बनाया कैलकटा में, उसके जूनियर जज अपॉइंट हुए थे। एंड अब हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। लेकिन ब्रिटिश ने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाया था तो डैट वाज इन द कैलकटा। ओके, सो जॉन्स जो थे वो ना सिर्फ लॉ में बहुत एक्सपर्ट थे, बल्कि वो जो थे एक लिंग्विस्ट पर्सन भी थे। लिंग्विस्ट कौन होता है? लिंग्विस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। सो विलियम जॉन्स जो थे, ही न्यू द ग्रीक, ही न्यू लैटिन, देन उनको फ्रेंच भी आती थी, उनको इंग्लिश लैंग्वेज की भी नॉलेज थी। सो जब वो कैलकटा में आए तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल पंडित्स थे उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, सिर्फ किस लिए कि उनसे वो संस्कृत लैंग्वेज भी सीख सकें। और उन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज के साथ साथ जो इंडियन एनिशियंट टेक्स्ट थे, लॉ था, फिलॉसफी थी, यहाँ का पुराना जो मेडिसिन का जो सिस्टम था आयुर्वेदा, देन यहाँ का जो ओल्ड मैथमेटिक्स था, उस सब के बारे में स्टडी किया। अब विलियम जॉन्स के साथ साथ दो और पर्सन भी थे, वो थे हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड द नेथनियल हैलेट। ये जो अंकल आपको इमेज में नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों, ये तीनों ने मिलके, अब मीन्स विलियम जॉन्स भी, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक भी, और जो हैनन थे, उन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे जो है वो एशियन जो लर्निंग थी उसको प्रमोट किया जाता था। एंड टुगेदर दे ऑल्सो स्टार्टेड अ जर्नल, एक मैगजीन भी पब्लिश की जाने लगी। और उस मैगजीन में क्या होता था, अपने जो व्यू पॉइंट्स होते थे ये एनिशियंट टेक्स्ट के बारे में या लिटरेचर के बारे में, वो सब कुछ ये लोग जो थे वो पब्लिश किया करते थे। बहुत सारे ऐसे कंपनी के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इन लोगों के इस आइडिया को सपोर्ट किया। एंड दे वर हैविंग द डीप रिस्पेक्ट फॉर द इंडियन कल्चर एंड इंडियन टेक्स्ट। इनका मानना था कि हिंदूज और जो मुस्लिम्स हैं, इनको वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए जो जिनसे कि ये लोग फेमिलियर हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत वो लोग पहले से जानते हैं। इनको ऐसी कोई नई चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए। एंड इसी ऑब्जेक्टिव से एक मदरसा बनाया गया कैलकटा में 1781 में। एंड लेटर ऑन एक हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया 1791 में बनारस में, जिसको अब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो मदरसा था उसमें तो अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ के बारे में सिखाया जाता था। एंड इन द हिंदू कॉलेज वहाँ पे संस्कृत के टेक्स्ट की नॉलेज दी जाती थी। तो ऐसा क्या था कि वो इंडियन जो लिटरेचर था या इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। उनका मानना था कि जो एनिशेंट इंडिया है वो एक ग्लोरियस कंट्री रहा है, इंडिया का अपना पास टाइम जो है उसमें एक बहुत ग्लोरी थी, और अब धीरे धीरे वो जो है वो डिक्लाइन होती चली जा रही है। सो अगर हम इंडियन कल्चर को, इंडियन टेक्स्ट को स्टडी करेंगे तो एक तरफ वो एनिशेंट हमारी ग्लोरी जो है वो वापस आएगी, एंड सेकेंडली जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इंडियंस के थोड़े ज़्यादा क्लोज होने लगेंगे। बट एट द सेम टाइम सब लोगों का तो ऐसा ओपिनियन नहीं था ना। ऐसे भी बहुत सारे जो लोग थे, ऐसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे जिन्हें लगता था कि जो ईस्टर्न कल्चर है या जो ईस्टर्न एजुकेशन है दैट इज़ नॉट गुड। सो दोज हु वर द अगेंस्ट द ओरिएंटलिस्ट, ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे जो इन ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे, दे वर देयर ओपोनेंट्स। उनको नाम दिया जाता है एंग्लिस्टिक्स का। एंग्लिस्टिक वो लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस को इंडियन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है एजुकेशन का उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है वो दी जाए, या इंडियन जो लैंग्वेजेस है उसमें एजुकेशन दी जाए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दे कंसिडर्ड ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट का मतलब है कि जो इंडियन
यहाँ जो पूरा एशियन ही, ईस्ट मतलब एशिया के लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, जो पूरा एशियन लिटरेचर है उसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं. देयर आर द ग्रेव एरर्स, बड़ी बड़ी गलतियाँ. मीन्स वेस्टर्न पीपल को ऐसा लगता था कि ईस्ट में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं और यहाँ का जो पुराना सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत गलत है. तो वो सारे के सारे जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया, मीन्स जो एंग्लिस्ट थे, उनमें ऐसे कौन कौन से थे. एक उनमें से पर्सन का नेम आता है जेम्स मिल. अब जेम्स मिल जो थे, ही सेड कि इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस के बारे में एजुकेशन दी जानी चाहिए. कौन सी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो कि वेस्ट में हुई हैं. मीन्स उस समय वेस्ट में बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा इन्हें सिर्फ पोइट्री या सेक्रेड लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इन्हें तो नई टेक्नोलॉजी सिखाओ, इन्हें तो बताओ कि वेस्ट में क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ताकि उनको पढ़ने के बाद क्या होगा, इस टाइप की एजुकेशन का से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी. ये जो नॉलेज होगी ये इनके लिए यूज़फुल होगी. तो मीन्स इनका मानना था कि एजुकेशन का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ हो सके. सो मीन्स ही सेड द एम ऑफ द एजुकेशन वॉज नॉट टू प्लीज एनी वन और जस्ट टू विन इन अ प्लेस इन देयर हार्ट्स. कि हमें इन लोगों को जो एजुकेशन है सिर्फ इसलिए नहीं देनी चाहिए कि ये लोग खुशी महसूस करें, बट उसका प्रैक्टिकल कुछ यूज़ होना चाहिए. और इसके साथ साथ एक और पर्सन भी थे हु वॉज अगेंस्ट द ओरिएंटलिस्ट. वो भी ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे और उनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. एंड ये क्या मान रहे थे, अब इन्होंने डिसाइड किया कि इंडियंस जो हैं उनको सिविलाइज किए जाने की ज़रूरत है. मीन्स इंडियन पीपल आर वाइल्ड, इंडियन पीपल आर सैवेज, जंगली लोग हैं, यहाँ के गवार लोग हैं, इनको सिविलाइज करने की ज़रूरत है. और यहाँ तक कि इन्होंने तो ये भी कह दिया कि नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम पुट बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड. ईस्टर्न जो पूरा कल्चर है, जहाँ ईस्टर्न जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, लिटरेचर है, उसका कोई भी एक हिस्सा ऐसा नहीं है जो इंग्लैंड के एजुकेशन की बराबरी कर सके. और इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि एशियन जो लिटरेचर है, पूरा एशियन लिटरेचर एक तरफ हो जाए तो भी वो एक सिंगल शेल्फ ऑफ इंग्लिश जो लिटरेचर है उसकी बराबरी नहीं कर सकता. जब इस तरह के व्यूज़ चल रहे थे, मींस जो एंग्लिस्टिक हैं देवर कंप्लीटली क्रिटिसाइजिंग कि जो ईस्टर्न कल्चर है वो बिल्कुल बुरा है. तो ऐसे टाइम में क्या होने लगा, एक और बिलीफ सामने आ रही थी डेट कि इंडियंस को जो एजुकेशन दी जाए उसका कुछ ट्रेडिंग बेनिफिट भी तो होना चाहिए. मीन्स एजुकेशन फॉर द कॉमर्स, कॉमर्स मीन्स ट्रेड. अब ब्रिटिश क्योंकि यहाँ पे किस लिए आए थे, उनका मेन पर्पस तो प्रॉफिट अर्न करना था ना, तो एजुकेशन भी ऐसी दी जाए जिससे कुछ फ़ायदा पहुँचे उन्हें. तो एजुकेशन से उन्हें क्या फ़ायदा चाहिए था, मीन्स उनका मानना था कि जब इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे ना तो उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होने लगेगा, उनकी वैल्यूज़, उनके टेस्ट में भी एक चेंज जो है वो देखने को मिलेगा. मीन्स एजुकेशन लेने के बाद उनका एक तरीके से इंडिया में कल्चरल कन्वर्जन जो है वो हो जाएगा. मीन्स इंडियन कल्चर रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह जो वेस्टर्न कल्चर है वो प्लेस ले लेगा. और जब इंडियंस उन टेस्ट को, उन चीज़ों को पसंद करने लगेंगे जैसे कि वेस्ट के लोग करते हैं, तो इससे क्या होगा, ब्रिटिश के बिजनेस को इंडिया में बढ़ावा मिलेगा. मींस वो वहाँ से जो गुड्स लेके आएंगे मेड इन इंग्लैंड, वो इंडिया में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग दिखने में तो इंडियंस होंगे लेकिन उनका जो मन है वो पूरे तरीके से ब्रिटिश बन चुका होगा, उनकी जो आत्मा है वो पूरी ब्रिटिश होगी.
So they wanted to make the cultural conversion. Okay, and for this purpose सबसे पहले तो क्या किया गया, सबसे पहले तो एक एक्ट पास किया गया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, और इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बना दिया जाएगा, और जो इंडियन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रमोशन पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी. लाइक पीछे बताया ना, एक हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ और एक मदरसा बनाया गया था, तो इस तरह के कोई काम नहीं किए जाएंगे. मीन्स इंडियन एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा. अब इसी चीज़ पर काम करते हुए एक और काम किया गया. इन 1854 कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने एक डिस्पैच इशू किया. ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके जो हेड थे वो थे चार्ल्स वुड. तो इन्हीं चार्ल्स वुड के नेम पे इस डिस्पैच का नाम जो है वो वुड्स डिस्पैच जो है वो पड़ गया. अब वुड्स डिस्पैच मतलब डिस्पैच क्या था? डिस्पैच वाज अ ऑर्डर, एक तरह का ऑर्डर था. अब इस डिस्पैच में इंडिया की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी ना ब्रिटिश की, उसका एक आउटलाइन प्रिपेयर किया गया. लाइक रिसेंटली आप देखते हो ना, एक इंडिया की अब एक नई एजुकेशनल पॉलिसी भी लॉन्च हो रही है, NEP 2020. अभी थोड़े दिन पहले बहुत डिस्कशन चल रहा था उसके ऊपर. सो वुड्स डिस्पैच जो थी वो भी ब्रिटिश की तरफ से इंडिया के लिए बनाई गई एक एजुकेशनल पॉलिसी थी. सो इस एजुकेशनल पॉलिसी में क्या बात की कही गई? इसमें बोला गया कि अब जो है इंडिया में जो यूरोपियन लर्निंग है उसके ऊपर एम्फसाइज दिया जाएगा. मीन्स इंडिया में ब्रिटिश जो हैं वो यूरोपियन मेथड्स का यूज़ करेंगे एजुकेशन देने के लिए, एंड जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपोज किया जाएगा. एंड इट ऑल्सो स्ट्रेस कि यूरोपियन एजुकेशन लेने के बाद क्या होगा? इट वुड जनरेट सम गुड क्वालिटीज़ इन इंडियंस में अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी, लाइक ऑनेस्ट बनेंगे पीपल, ट्रुथफुल बनेंगे. मीन्स उनका तो मानना था कि इंडिया के लोग जो हैं वो बिल्कुल डिसऑनेस्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं. तो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो उनको ऑनेस्ट बना सकती है, सिविलाइज बना सकती है. और इससे क्या होगा? लेकिन किस तरह के ऑनेस्टी वो चाहते थे? वो ऐसी ऑनेस्टी चाहते थे कि लोग जो हैं वो उनके प्रति वफादार हो जाए, उनके प्रति लॉयल हो जाए. सो इससे उनको क्या मिलेगा? मीन्स तब वो लोग जो हैं वो ब्रिटिश रूल का फेवर लेने लगेंगे, एंड दिस इन रिटर्न वुड सप्लाई ब्रिटिशर्स विद गुड सिविल सर्वेंट्स. अब देखो, इससे एक और फ़ायदा उन्हें पहुंचने वाला था. क्या? अब जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे ना, तो उन्हें अपने छोटे से छोटे जो ऑफिशियल वर्क होते थे ना, उसको कराने के लिए भी यूरोपियन से अपॉइंट करने होते थे. ऐसे यूरोपियंस जो उनकी लैंग्वेज को समझते हों, उनके सारी डीलिंग्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, उनके ऑफिशियल वर्क कर सकते हो. तब उन्होंने ये काम, उन्हें बहुत महंगा पड़ता था और आए तो वो यहाँ प्रॉफिट अर्न करने थे ना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडियंस को ही इस टाइप की वेस्टर्न एजुकेशन दे दी जाए कि वो उनके ऑफिशियल वर्क कर सके. मीन्स अब साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट की नॉलेज देना तो सिर्फ एक बहाना था ना. वो क्या चाहते थे कि उन्हें सस्ते में क्लर्क मिल सके जो कि इंग्लिश लिखना और बोलना जानते हों और उनके सारे ऑफिशियल वर्क्स जो हैं वो कर दें. सो फॉर दिस पर्पस द वुड्स डिस्पैच ने वो सारी की सारी जो सिस्टम था उनके लिए प्रिपेयर कर दिया, एक आउटलाइन जो थी एजुकेशनल पॉलिसी की प्रिपेयर कर दी. इसके लिए क्या किया गया? एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो था वो सेटअप किया गया इंडिया में, और कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे में क्या किया गया? यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई. सो हेयर यू कैन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, देन मद्रास यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बनाई गई. और ये कोशिश की गई कि स्कूल का जो एजुकेशनल सिस्टम होता है उसमें भी चेंजेस किए जाएं. सो इन दिस वे अलग अलग तरीके से इंडिया की जो एजुकेशनल सिस्टम था उसमें चेंजेस लाए गए.
while the British were preparing to change this educational system, ब्रिटिश जो थे वो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम चेंज करने के लिए काम कर रहे थे. तो फिर ऐसे टाइम में इंडिया के जो पुराने ट्रेडिशनल स्कूल्स थे उनका क्या हुआ होगा, या पहले जो बच्चे थे वो कहाँ पढ़ रहे होंगे सबके सब. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट in our another video lecture. I hope all the concepts are clear to you till now. Stay connected with us for the next video lecture. That's all for today.